Good morning, students. I hope all of you are fit and fine at home. Today we start a new topic: consequences of deficit aggregate demand या four critical situation in the economy. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिसिट ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था कि डेफिसिट डिमांड क्या होती है बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे अगर इकोनॉमी में क्या है डेफिसिट डिमांड है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, क्या सिचुएशन होगी इकोनॉमी के अंदर। तो डेफिसिट डिमांड के कारण क्या होता है इकोनॉमी में, फोर क्रिटिकल सिचुएशन होती हैं। फर्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है बेटा वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम उसे नहीं कहेंगे। डेफिसिट डिमांड का मीनिंग ये है कि प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू फुल्ली यूटिलाइज देयर रिसोर्स। डेफिसिट डिमांड होने के कारण अगर जो प्रोड्यूसर है वो अपने रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। प्लान आउटपुट रिमेन लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट। प्लान आउटपुट जो होता है बेटा वो क्या है, पोटेंशियल आउटपुट से क्या रह जाता है, कम रह जाता है। क्योंकि जब हम डेफिसिट डिमांड की बात करते हैं बेटा, डेफिसिट डिमांड मैंने आपको दो डिमांड बताई थी। एक होती है आपकी प्लान डिमांड होती है कि जो प्लानिंग की है हाउस होल्ड सेक्टर ने कि मुझे इतना परचेजिंग करनी है, वो प्लान डिमांड है। ये जो डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड से क्या रह जाती है बेटा, कम रह जाती है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट से कम रहेगी तो इकोनॉमी में क्या होगा बेटा कि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू फुल्ली यूटिलाइज देयर रिसोर्स, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होनी चाहिए उससे क्या रह जाती है, कम रह जाती है। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग सभी को अगर एम्प्लॉयमेंट मिले तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो 100 की होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि लोगों की जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी की है, 80 की है, प्लान जो उन्होंने की है। तो इट्स मीन इकोनॉमी में क्या रह गया है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स रह जाएंगे। और तो इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी के अंदर वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा बेटा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसका ये डायग्राम है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि अगर मान लो कि हम क्या कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, इक्विलिब्रियम की बात करें, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू किसकी हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कौन सी सिचुएशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ये इसका डायग्राम है बेटा। जैसे कि वाई एक्सिस पे हमने इनकम एग्रीगेट डिमांड, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, इनकम ली है। ठीक है, अब वाई जो है ये हमारी इनकम लाइन है। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल से। अब उसके बाद अगर हम एग्रीगेट डिमांड की, प्लान एग्रीगेट डिमांड की बात करें, प्लान एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए तो प्लान एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी ये है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो गया है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन इकोनॉमी में फुल यूटिलाइजेशन होता, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ये होती। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम यहाँ पर होता बेटा। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कह रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है। और ये पॉइंट किस चीज़ का है, अंडर इक्विलिब्रियम पॉइंट का। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये है बेटा। और जितनी यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डिमांड कम रह गई है फुल एम्प्लॉयमेंट से, और प्लान में जो डिफरेंस है, ये जो डिमांड लेस रह गई है फुल एम्प्लॉयमेंट से, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें ये आपको डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना है कि आपसे पूछा जाए डेफिसिट डिमांड कितनी, बेटा EF तक क्या हमारी डेफिसिट डिमांड है। क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट्स के कंपैरिजन में प्लान की जो डिमांड की बात की जाए वो क्या है, लेस है बेटा। ठीक है, तो जितना इनका ये डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट डिमांड कहेंगे। अंडर इक्विलिब्रियम अगर GDP की बात की जाए तो अंडर इक्विलिब्रियम GDP कितनी है, ON तक है।
अगर फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी की बात की जाए तो कहाँ तक है, OM तक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा पोटेंशियल आउटपुट है, हम यहाँ तक प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर फुल रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए, लेकिन वो क्या है, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या है, पोटेंशियल आउटपुट से क्या रह गया है, कम रह गया है। किस कारण से कम रह गया है, क्योंकि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन ना होने का रीजंस क्या है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या है बेटा, लेस है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण या एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी के कारण हम रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं, इसलिए पोटेंशियल आउटपुट जो हमारा है, जितना हम कर सकते हैं उससे हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या रह गया बेटा, कम रह गया है। नेक्स्ट है डिफ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। दूसरा क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। सेम डायग्राम आएगा बेटा, इसके अंदर भी वही चीज़ बतानी है आपको कि यहाँ पर भी क्या है, डिमांड जो है वो क्या रह जाती है, कम रह जाती है, जिसके कारण क्या आता है, डिफ्लेशनरी गैप आता है बेटा। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि लो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड लेस है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो बेटा आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमी स्लिप इनटू ए डिफ्लेशनरी स्पाइरल और लो लेवल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डेफिसिट डिमांड की बात कर रहे हैं। अगर डेफिसिट डिमांड की बात की जाए बेटा, तो डिमांड के कम होने के कारण एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, लेस है। तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो आउटपुट का लेवल भी क्या रखा जाएगा, कम रखा जाएगा। आउटपुट कम होगा तो लोगों की इनकम भी क्या होगी, कम होगी। इनकम कम है तो बेटा डिमांड भी वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसे हम इन्फ्लेशन स्पाइरल कह सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो फिर आउटपुट का लेवल कम, आउटपुट का लेवल कम है फिर इनकम कम हो जाएगी, इनकम लेस होगी तो फिर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, लो लेवल पे आ जाएगी। तो इसे लो लेवल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, डिफ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी स्पाइरल भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बेटा कि आपकी डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में कम रह जाती है, और डिमांड के कम रहने के कारण इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है, जिससे लोगों की इनकम भी क्या हो जाती है, कम, और फिर से डिमांड क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज़ हर्ट। इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि मैंने आपको ये इन्वेस्टमेंट की बात बताई थी कि मैंने कहा था 2 टाइप इन्वेस्टमेंट, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है, जो इनकम से इंडिपेंडेंट होता है, जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इज हर्ट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हर्ट होता है क्योंकि अगर इकोनॉमी में डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या कर देता है, लेस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। कैसे हम इसका मेजर में वो करेंगे डिफ्लेशनरी गैप का। सेम डायग्राम आएगा बेटा, कोई चेंज नहीं होता इसमें, बार बार आपका कभी आप भी सोचो कि वही एक डायग्राम चल रहा है आपका। एक्स एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड, सॉरी वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड, और एक्स एक्सिस पे इनकम और जीडीपी है। वाई हमारी क्या है, इनकम लाइन है बेटा, ठीक है। और एडी हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड प्लान, और ये जो है एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो गैप रह गया बेटा, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये जो गैप है वो किसको बता रहा है, डिफ्लेशनरी गैप को बता रहा है। वहीं जो लास्ट डायग्राम हमने किया था बेटा, वहीं सेम डायग्राम है, जिसे हमने डेफिसिट डिमांड कहा था, वही हमारा क्या होता है बेटा, डिफ्लेशनरी गैप होता है। ठीक है, यानी कि प्लान जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड से जितनी लेस रह जाएगी, उस गैप को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट डिमांड, या इसी को कहा जाता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड, यहाँ से देख लो बेटा, as the difference between the AD corresponding to full employment and the plan AD which is lower than the full employment। यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट से जितनी लेस रह जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड उसे कहा जाता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है, थर्ड कॉन्सिक्वेंसी क्या होगी, अनडिजायर्ड स्टॉक।
अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो या इन ए सिचुएशन ऑफ लो एडी प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल ऑल दैट दे प्लान टू सेल। जैसा प्रोड्यूसर ने डिज़ायर किया है, प्लानिंग की है कि मैं इतना प्रोडक्शन सेल करना चाहता हूँ, वो उतना सेल नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके पास क्या रह जाएगा, अनडिजायर स्टॉक टेंड टू पिल अप, अनडिजायर स्टॉक उसका पास बढ़ता रहेगा। और इसको क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, प्राइस को कम करेगा या फॉल इन द प्लान आउटपुट फॉर द ईयर अहेड, या नेक्स्ट प्लान में वो अपने जो आउटपुट है वो क्या रखेगा, कम रखेगा इन्वेस्टमेंट का लेवल। क्योंकि अनडिजायर स्टॉक क्यों रह जाता है बेटा इसमें, कि जैसे कि प्रोड्यूसर ने प्लानिंग की थी कि वो क्या करेगा कि मान लो कि वो क्या करता है 100 मशीन को सेल करना चाहता है, 100 जो भी मान लो उसके पास किसी चीज़ की क्वांटिटी है, 100 को सेल करना चाहता है, लेकिन मार्केट में एडी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या है, लेस है, 80 है, तो इस मीन वो क्या कर पाएगा, 80 ही सेल कर पाएगा। 20 जो है वो उसका क्या रह जाएगा, अनडिजायर स्टॉक रह जाएगा। उसने प्लानिंग तो की थी, विश थी उसकी कि मैं इसको भी सेल करूं, लेकिन क्या है मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम है, डेफिसिट है, इसलिए वो क्या है कम प्रोडक्शन सेल कर पाएगा, और जितना वो कम सेल कर पाया तो उसके पास क्या रहेगा, अनडिजायर स्टॉक ज़्यादा रह जाएगा। अनडिजायर स्टॉक रहा, अब ये रिमेनिंग रह गया उसके पास अनसोल्ड स्टॉक, तो इसको सेल करने के लिए वो क्या करेगा बेटा, फॉल इन प्राइस को कम करेगा ताकि कस्टमर उसे परचेज कर ले, या नेक्स्ट ईयर में जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो अपने आउटपुट का लेवल क्या रखेगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या रखेगा, कम रखेगा बेटा। नेक्स्ट है इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या हो जाएगा बेटा कि अगर हम बात करते हैं इसकी लॉस ऑफ प्रॉफिट की, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है बेटा कि डेफिसिट डिमांड है, और डेफिसिट डिमांड होगी तो इसका मीनिंग क्या है, प्रोड्यूसर को तो लॉस ही हो रहा है ना। दिस हैपन बिकॉज प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक। वही बात है कि प्रोड्यूसर जो है जितना उसने प्रोडक्शन किया, जितना वो सेल करना चाहता है उतना सेल नहीं कर पाएगा, और उसके पास क्या रह जाएगा, अनडिजायर स्टॉक रह जाएगा। अनडिजायर स्टॉक को सेल करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए उसे प्राइस क्या करने पड़ेंगे, प्राइस कम करने पड़ेंगे, और प्राइस कम करेगा तो उसे क्या होगा बेटा, लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, उसे प्रॉफिट का क्या होगा, लॉस। नेक्स्ट है तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होती है, वो क्या करती है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन को हर्ट करती है। लो बिजनेस एक्सपेक्टेशन यानी कि मार्केट में डिमांड कम है तो इट्स लीड टू लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम है तो इट्स मीन लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे ओवरऑल लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएंगी, और हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाएगी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है तो डिमांड के कम होने से आउटपुट या इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लोगों को इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो वो फिर से डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे बेटा। और डिमांड कम हो जाएगी तो फिर वही बात, आउटपुट का लेवल कम हो जाएगा, आउटपुट का लेवल कम है तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम है तो फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप कहा जाएगा, क्योंकि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। ये यहाँ तक आज हमने जो डिस्कस किया है वो तो था आपकी डेफिसिट डिमांड की। अब इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम में ये भी हो सकता है कि डिमांड क्या हो इकोनॉमी के अंदर, एक्सेस भी हो सकती है। तो एक्सेस डिमांड की अगर बात की जाए, एक्सेस डिमांड मीन एक्सेस ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज़्यादा। डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन इट इज़ मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। डिमांड जो है वो क्या है, एक्सेस है, मोर है, किससे बेटा, रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन से। जैसे हम अगर मैं ये कहती हूँ कि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो 100 करोड़ का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हमारी सप्लाई कितनी हो सकती है, 100 करोड़ तक की हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं अगर रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए। लेकिन क्या होता है, इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुलर यूटिलाइजेशन से भी मान लो क्या है, ज़्यादा है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सेस डिमांड कहेंगे। यानी कि रिसोर्स के फुल यूटिलाइजेशन होने के बाद जितनी डिमांड एक्स्ट्रा है, सप्लाई से जितनी डिमांड एक्सेस में होगी, मोर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड कहेंगे। तो केन्स ने एक्सेस डिमांड की बात भी की है। अकॉर्डिंग टू केन्स, AD is excess when it is more than the AS corresponding to full employment in the economy.
इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर था, 100 करोड़ का हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है और इससे जितनी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर मिलेगी वो हमें क्या बता रही है कि इकोनॉमी में इतनी 20 एक्सेस डिमांड है हमारे पास। ठीक है, और इस डिमांड को हम पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं इस डिमांड को फुल, क्योंकि रिसोर्स का क्या है, कंप्लीटली यूटिलाइजेशन हो चुका, फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है। तो यहाँ एक्सेस डिमांड है, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है और सप्लाई क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है और मैक्सिमम 100 करोड़ का ही हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमी में डिमांड कितने की हो जाती है, प्लान डिमांड जो है वो 120 की हो जाती है। तो ये जो 20 जो एक्स्ट्रा डिमांड है, जो इस डिमांड के कारण क्या होगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज होंगे और प्राइस इंक्रीज होंगे तो इकोनॉमी में क्या आएगा बेटा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड कैसे हम इसका मेजरमेंट करेंगे, तो ये डायग्राम आप देखो, इसमें इसको बताया है कैसे हम एक्सेस डिमांड का मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड की अगर बात करें तो हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, एग्रीगेट डिमांड, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो किया है, एक्स एक्सिस पे इनकम या जीडीपी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है। वाई जो है हमारी क्या है, इनकम लाइन है। ठीक है, वाई हमने इनकम लाइन ली है। अब यहाँ पे देखो एग्रीगेट डिमांड जो है, इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है बेटा, वो अगर उसकी बात करें तो वो यहाँ पे है। ठीक है, और ये कौन सी एग्रीगेट डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बेटा। इसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाता है बेटा। लेकिन प्लान जो एग्रीगेट डिमांड है बेटा वो क्या है, ग्रेटर है। तो जितनी आपकी प्लान एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगी उतना ही इकोनॉमी में क्या होगा बेटा, एक्सेस डिमांड उसे माना जाएगा। ठीक है, उसी में क्या, तो यहाँ पे आप देखो ये तो आपकी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की, फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग तो 100 की ही सप्लाई और 100 की ही डिमांड होनी चाहिए। लेकिन क्या होती है, जो प्लान एग्रीगेट डिमांड है वो बेटा क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। जितनी ये प्लान एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सेस डिमांड के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस आया है। डेफिसिट डिमांड होती है उस टाइम पे हम यहाँ पहले कौन सी डिमांड लेते हैं, प्लान। ठीक है, और ऊपर कौन सी होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। लेकिन जब हम एक्सेस डिमांड की बात करते हैं तो एक्सेस डिमांड में क्या होता है बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड पहले आएगी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। लेकिन प्लान जो एग्रीगेट डिमांड है लोगों की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसका ऊपर रहती है। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा डिमांड इसे हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सेस डिमांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बेटा कॉजेज ऑफ द एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के क्या रीजन्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो रीजन है अगर हम बात करें तो वहीं सेम से पॉइंट आएंगे। मैंने आपको एक कॉमन चीज़ बताई है इसमें, जैसे कि हम डेफिसिट डिमांड के रीजंस करते हैं या एक्सेस डिमांड के रीजंस की बात अगर हम करते हैं बेटा, तो एडी के कंपोनेंट्स माइंड में ले आओ। एडी के अगर क्लोज इकोनॉमी है तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 क्लोज इकोनॉमी और 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो उस टाइम पे C+I। अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें तो उसमें 4 कंपोनेंट्स हो जाते हैं आपके, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो यही पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट क्या है कि मान लो कि सी क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है तो इसमें लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। विच में अकरिंग ऑन टू इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और डिक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव। लोगों ने क्या किया है, कंजप्शन को तो बढ़ा दिया है और सेविंग को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी तो क्या होगी बेटा, इकोनॉमी में एक्सेस होगी। ठीक है,
ऐसा किस कारण से हो सकता है बेटा? डीमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट। ये एक नया वर्ड आया है, डीमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि लोगों की जितनी इनकम होती है वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग खर्च करने की बजाय वो क्या देखते हैं कि उनके जो आसपास के जो लोग होते हैं, उनके जो नेबरहुड होते हैं, वो कैसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो कितना खर्च कर रहे हैं। यानी कि उनकी लोगों की इनकम का तो लेवल कम होता है, लेकिन दूसरों को देख के वो क्या करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? द पुअर ट्राई टू स्पेंड मोर टू लाइक द रिच। इसे हम क्या कहेंगे? डीमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट कहेंगे। ठीक है। पुअर ट्राई टू स्पेंड मोर टू लाइव लाइक द रिच। जैसे रिच लोग रहना चाहते हैं, रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पुअर लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अब पुअर लोगों की इनकम तो क्या है? कम है, लेकिन इनकम कम है, खर्च किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? रिच लोगों के अकॉर्डिंग। तो यानी कि इट्स मीन एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी बेटा इकोनॉमी में। सेकंड है इसका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, इसका मेन रीजन क्या है? बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मीनिंग क्या है कि इन फ्यूचर उन्हें क्या है? हाई रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा, या हो सकता है कि मतलब प्राइसेस हाई होने वाले हों। तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा। ठीक है। और अगर मान लो बिजनेस एक्सपेक्टेशन आर बेरिश व्हेन द प्रोड्यूसर डू नॉट एक्सपेक्ट हाई रिटर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। दो वर्ड आ गए हैं। बुलिश का मीनिंग तो ये होता है बेटा इन फ्यूचर उन्हें हाई रिटर्न मिलेगा, हाई प्रॉफिट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। बीरिश में क्या हो जाता है बेटा कि जब उन्हें बिजनेस एक्सपेक्टेशन पुअर दिखाई देती है, यानी कि उन्हें लॉस होने वाला होता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं, जिससे क्या होती है? उनकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। ये डेफिसिट में आ सकता है आपका ये पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर और अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्रीज कर देती है वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है कि एक्सपोर्ट हमारे क्या हो जाते हैं? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ओविंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइस इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल प्राइस। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए। एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज हो गए हैं? उनका मेन रीजन क्या है कि हमारे प्राइस हमने कम कर दिए हैं इंटरनेशनल प्राइस के कंपैरिजन में। तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। और इम्पोर्ट क्या हो गए बेटा? कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस क्या हो गए हैं? हाई हो गए हैं। तो इससे भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। और गवर्नमेंट ने टैक्स रेट क्या कर दी है? कम कर दी है। अगर टैक्सेस कम किए जाएंगे तो लोगों की इनकम क्या रहेगी? डिस्पोजल इनकम ज़्यादा, और डिस्पोजल इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड भी क्या करेंगे बेटा? ज़्यादा करेंगे। ठीक है। तो ये आज इसकी एक्सेस डिमांड के कॉजेज हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्या इसके रीजन्स हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके।